हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स सर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि हमेशा की तरह आप सभी को इस ये क्लास प्रोवाइड की जाती है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए यहाँ पर डेली बेसिस पर वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आप सभी लोग देखिए ध्यान से, हर एक प्रश्न देखिए और उसे बताने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप सभी का रिवीजन भी अच्छे से होता रहे। यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सारे के सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हो। दोस्तों, आप सभी लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आप देखते रहिए और हर एक प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करने वाले केंद्र सरकार के ऐप का नाम क्या है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आपसे बात कर रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करने वाले केंद्र सरकार के ऐप का जो नाम है, दोस्तों आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बहुत ही प्रचलन में रहा। तो ये है ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आरोग्य सेतु। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? ये आपका 2020 में लॉन्च किया गया है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आरोग्य सेतु, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न आने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी है वो आपकी कब चली थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1857 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, या 1875 ईस्वी में, या आपका ऑप्शन नंबर डी 1891 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है कब चली थी? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सन 1853 ईस्वी। आप सभी लोग ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब दोस्तों? सन 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रेलगाड़ी जो थी, ये आपका 34 किलोमीटर की दूरी पर जो है चली थी। टोटल कितनी चली थी? 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। और बम्बई से थाड़े, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये रेलगाड़ी जो है बम्बई से थाड़े के मध्य जो है कितने किलोमीटर का फासला है? मुंबई से थाड़े 34 किलोमीटर का फासला है। तो ये रेलगाड़ी जो है भारत में पहली बार कब चली थी? भारत में रेलगाड़ी सन 1853 ईस्वी में चली थी। और ये कहाँ पर चली थी दोस्तों? मुंबई से लेकर थाड़े, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 34 किलोमीटर है। तो यदि आपसे पूछा जाए भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ पर चली थी और कब चली थी, तो सन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाड़े 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? बताने का प्रयास कीजिए सभी दोस्त। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हर एक प्रश्न को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिए, पूरा फोकस दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कौन बना? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी लोग ये भी जान लीजिए कि सन 1939 में जो है, यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है, सन 1939 में पट्टाभी सीतारामैया जो है,
इनको हरा कर जो है सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने, ठीक है। और गांधी जी की इच्छा के बिना ही सुभाष चंद्र बोस को जो है त्याग पत्र देना पड़ा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये घटना कब की है? सन 1939 ईस्वी की, ठीक है। और उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर जो है किस चीज के लिए चुना गया? अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष इस पद के लिए चुना गया, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ये घटना सन 1939 ईस्वी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, हर एक प्रश्न बताते हुए चलिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। ये तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे कि सूर्य की जो प्रकाश है, किरण है, ठीक है, ये पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकंड, अगर एग्जैक्टली बताऊं तो 8 मिनट 16.6 सेकंड, उसे 60 सेकंड आप मान सकते हैं, 16.60 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और आपको मैंने बताया कि ये पृथ्वी पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेती है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने का समय कितना है? कितने समय में पृथ्वी का प्रकाश जो है, सॉरी, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंच जाता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड में, एग्जैक्टली है ये, ठीक है। और सूर्य जो है हमारी पृथ्वी का जो है पृथ्वी से बड़ा है, आप सभी लोग जानते हैं। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से बड़ा है। और पृथ्वी पृथ्वी को सूर्य का ताप जो है लगभग 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त होता है, ठीक है। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और यदि आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हो, जान लें, पृथ्वी को जो है सूर्य तप का लगभग 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त होता है, ठीक है। 2 अरबवां हिस्सा जो है, उतना हिस्सा जो है उसके प्रकाश का पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी वाला है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूर्य जो है सबसे निकट तारा है पृथ्वी के। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले यहाँ पर स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो डायनामाइट्स का आविष्कार करने वाले जो स्वीडिश वैज्ञानिक हैं, इनका नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर यहाँ आपका ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डायनामाइट्स का आविष्कार सन 1867 ईस्वी में हुआ है दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? अल्फ्रेड, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है, आप सभी लोग देख सकते हैं, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की जो स्थापना हुई, ये किसने की? आप सभी लोग बताइए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना जो है ये किसने की? बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक जो ये संस्था थी, इसकी स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो इसकी स्थापना है ये बाल गंगाधर तिलक जी ने की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 19 सेंचुरी की घटना है। ड्रीम तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ड्रीम। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आंख बंद करके बता दीजिए भैया, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु, अभी आप किसी छोटे से बच्चे से पूछेंगे तो वो भी बता देगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 18 वर्ष, जी हाँ दोस्तों, 18 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशीष सर, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, चलिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन जो है कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजक कब हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ जो है सन 1896 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन जो है कब हुआ? सन 1896 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज का रोग जो है किस अंग के दोष किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? बताइए, मधुमेह जो है, डायबिटीज, सभी लोग इससे परिचित हैं, इस रोग से। सभी लोग इसके बारे में जरूर जानते हैं कि मधुमेह डायबिटीज का रोग जो है किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? यहाँ पर यदि बात करें वृक्क, या आपका ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, या तिल्ली, या फेफड़े, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मधुमेह रोग जो है अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है। ठीक है, क्या है दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि अग्नाशय जो है मानव मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, आप सभी को पता है कि अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और यह जो है अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी, सभी लोग जानते हैं अंतःस्रावी क्या होता है, बाह्यस्रावी क्या होता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, ये अग्नाशय क्या होती है दोस्तों, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, ये दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। और अग्नाशय के जो लैगर हैंस होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं, तो कोशिका के द्वारा जो है क्या होता है, इंसुलिन का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है दोस्तों? इंसुलिन का स्रावण होता है। और इंसुलिन के अल्प स्रावण से ही क्या होता है, डायबिटीज का रोग उत्पन्न होता है। तो ये सारा सिस्टम, ये सारे रोग का जड़ कहाँ पर उत्पन्न होता है, किसके दोषपूर्ण कार्य के कारण? तो यहाँ पर अग्नाशय जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशय जो है आप सभी को पता है कि मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। आप सभी लोग इसे जान लीजिए यदि नहीं जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? बताइए, भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई सन 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो यहाँ पर आप सभी लोग देख ही रहे हैं ऑप्शन, अब बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका जो 10 नंबर प्रश्न में पहला वाला है वो क्या सही है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। देखिए काफी सारे लोगों ने बताया 18, तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई सन 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और मैं बताना चाहूंगा कि इन बैंकों में वे बैंक शामिल हैं जिनकी राशि जो है 50 करोड़ या उससे अधिक थी। ठीक है, ये 14 बैंक जो है, इन बैंकों में क्या शामिल है? वे बैंक शामिल है जिनकी राशि जो है 50 करोड़ या उससे अधिक थी, और उन्हीं का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? विशाल, मालाबार, या आपका कोंकण तट, या आपका सी वाला, या आपका डी वाला? रखना नहीं है, आपको बताना है यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है।
तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के समुद्री तट पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को जो है, आप सभी लोग ध्यान में रखिए किस भाग के बारे में बात कर रहा है। पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मालाबार। ठीक है, मालाबार यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को इसी नाम से जाना जाता है, मालाबार के नाम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक रहता है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक रहता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो है दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है 65 वर्ष होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष होता है। जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत का सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर, आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। 13 नंबर प्रश्न में यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जो है, भारत का सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, और भारत का सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भारत की जो है 31.16% जनसंख्या जो शहरी जनसंख्या है वो केवल उत्तर प्रदेश की है। तो आप सभी लोग इसे बिल्कुल रिलैक्स होकर समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, भारत का सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका यहाँ पर महाराष्ट्र है, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है शहरी जनसंख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई गई। ठीक है, पूरे भारत में जो शहरों की जनसंख्या है वो महाराष्ट्र राज्य में पाई गई। और बात करिए तो पूरे भारत की, तो पूरे भारत में 31.16% जनसंख्या, कितनी दोस्तों? 31.16% जनसंख्या जो है केवल यूपी की है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों को यदि जोड़ दिया जाए तो भारत की जो कुल जनसंख्या है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जो कुल जनसंख्या निवास करती है, 31.16% जनसंख्या जो है पूरे भारत की केवल उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्यूलर टेलीफोन सेवा से संबंधित वेब का पूर्ण रूप है, बताइए। सेल्यूलर टेलीफोन सेवा से संबंधित वेब का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को फुल फॉर्म बताना है इसका। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये सेल्यूलर टेलीफोन सेवा से संबंधित है। तो वेब का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय वनों को जो है सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग इससे परिचित हो जाइए। भारत में उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन के रूप में जाना जाता है। जो लोग इससे नहीं परिचित हैं वो लोग जान ले, उष्णकटिबंधीय वनों को जो है सदाबहार वनों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यदि बात करें इनके क्षेत्रों की, तो इनके क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं अधिक जो है, इसमें वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और तापमान जो है यहाँ का कितना होता है, 22 नहीं, आप एग्जैक्टली मान के चलिए 22 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ का तापमान होता है उष्णकटिबंधीय वनों का, जिसे सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है,
चलिए, आप सभी लोग याद करते हुए रहिए। मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु वर्तमान में केवल 6 हैं, 4 हैं, 3 हैं या 2 हैं। देखिए, आप फोकस करिए, मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु वर्तमान में केवल बताइए कितने हैं? तो मूल भारतीय संविधान में जो है भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जिनमें से अब कितना बचा है? 6 या 4 या 3 या 2? तो दोस्तों 7 तो थे पहले, लेकिन अब क्या है, कितने हैं ये आपको बताना है। इसका कारण क्या है दोस्तों, कम क्यों हो गए? सन 1978 में जब भारतीय संविधान का 44वां जो संशोधन है, ये इसका अधिनियम जब पारित हुआ था, तब जो है क्या हुआ कि इसे घटा दिया गया। तो ये घटाकर कितने अधिकार बचे हैं? अब इस पे यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार टोटल बचे हैं। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा रोग जो है H5N1 नामक वायरस से होता है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि निम्न में से कौन सा रोग H5N1 नामक वायरस से होता है। तो दोस्तों वर्ड फ्लू जो है एक वायरस जनित रोग है। क्या है दोस्तों? वर्ड फ्लू जो है एक वायरस जनित रोग है, जो वायरस H5N1 नामक एक वायरस है। आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। H5N1 जो नामक रोग है, ठीक है, इसके इस वायरस से कौन सा रोग होता है? वर्ड फ्लू यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और स्वाइन फ्लू जो है ये भी एक प्रकार का बहुत भयानक वायरस है, जो कि दोस्तों H1 H1 और N1, ठीक है, ये स्वाइन फ्लू जो है H1N1 नामक एक वायरस है, इसके कारण से होता है। ये भी बहुत भयानक वायरस है स्वाइन फ्लू। और वर्ड फ्लू आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस कारण से होता है, मतलब इसके कारण से कौन सा रोग होता है। आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ड फ्लू जो है H5N1 नामक वायरस से होता है। और यदि आपसे पूछा जाए स्वाइन फ्लू क्या होता है, H1N1 ये इसका कारण है, ठीक है। बाकी बचा दोस्तों यहाँ पर आपका रक्त कैंसर, एड्स, तो ये संक्रमण रोग है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, ठीक है। HIV जो है ये भी बहुत ही घातक बीमारी है, जिसको हो जाती है बहुत ही मुश्किल से उसका बचना संभव नहीं रहता है, ठीक है। तो एड्स की जानकारी है, एड्स का इलाज है, आप सभी लोग इसके बारे में जरूर सुने होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ की गई? 1985, 1975, 1966 या 1977? तो उत्तर प्रदेश में जो है अनौपचारिक शिक्षा जो है ये कब आपकी प्रारंभ की गई? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सन 1975 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, बोर्ड नहीं, अगला प्रश्न देखिए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, आप सभी लोग इसे ध्यान से देखिएगा, काफी लोग सन भूल जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, तो यूपी में अनौपचारिक शिक्षा जो है योजना कब आरंभ की गई? 1975, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, 1975। भारतीय राष्ट्रीय बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर मार्च 1959, जनवरी 1958, जनवरी सितंबर 1956 या नवंबर 1957। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने जवाब दिया है 19 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सितंबर सन 1956 ईस्वी, ठीक है, याद रखिए आप सभी लोग, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है सितंबर 1956 में हुई, ठीक है, की गई थी, गुड़गांव। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एड बैंक, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? आप सभी लोग बताइए।
निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है भारत से बाहर है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? गंगा, रावी, ब्रह्मपुत्र या ब्यास? तो 20 नंबर प्रश्न में यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर देखिए गंगा, रावी, ब्रह्मपुत्र, ब्यास, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रावी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है? रिलैक्स, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। बौद्धिक, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों में, हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों में से संबंधित है। एलोरा या आपका खंडगिरी या कपिलास या आपका सारनाथ? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइव चैट भी चल रहा है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो 21 नंबर प्रश्न में यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, एलोरा। ठीक है, एलोरा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है? तो यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मैक द्वारा निम्न में से किसकी गति को मापा जाता है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग, अभी गुप्ता, ठीक है, यहाँ पर काफी सारे लोगों ने बताया है इसका जवाब। तो 22 नंबर प्रश्न में यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया हवाई जहाज, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैक द्वारा निम्न में से किसकी गति को मापा जाता है? तो हवाई जहाज की गति को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाइव सर, निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? बताइए। आप सभी लोग जानते हैं कि रेटिना सब मानव नेत्र का भाग है। आइरिस, फीमर या प्यूपिल, इन तीनों में आपको बताना है कौन सा नहीं है। बाकी रेटिना तो सभी लोग परिचित हैं, बहुत ही मामूली सी बात है और बहुत कॉमन सी बात है, सभी लोग इसके बारे में जरूर पढ़े हैं। तो 23 नंबर प्रश्न में आप सभी लोग को मैं बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला है, फीमर, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, फीमर जो है ये आपका मानव नेत्र का भाग नहीं है। ठीक है। लाइव दो रास्ते। ठीक है। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, आप लोग इसको जान लीजिए। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। यह मनुष्य के पैर के ऊपर वाले हिस्से जांघे में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? ये जो आपकी फीमर है, ये जांघा जो है आपका, उसमें पाई जाती है ये हड्डी। जबकि फ्लूफिल जो है, रेटिना और आइरिस, ये तीनों जो है आंखों के भाग हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, आइरिस, रेटिना और फ्लूफिल, ये आपके आंखों का भाग है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको भेजता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न में, वो आपको बताना है। तो दोस्तों 24 नंबर प्रश्न में यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है भारत के उपराष्ट्रपति को, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को भेजता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, अपने सेंस से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिमाग लगाइए। निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो रामगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन, क्या दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और वह जो है गुप्त साम्राज्य की शक्तिशाली शासक था, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। और समुद्रगुप्त को जो है बीड़ा बजाने का शौक बहुत ज्यादा था, इसलिए जो है गुप्त साम्राज्य के अधिकतर सिक्कों पर जो है बीड़ा के चिन्ह मिलेंगे, वो भी समुद्रगुप्त के। ठीक है, समुद्रगुप्त
जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त के समय में जो है उनके सिक्कों पर जो मुद्राएं उस समय में चलती थी, तो वहां पर उनके चित्रण आपको मिल जाएंगे सिक्कों पर, ठीक है, बीड़ा बजाते हुए। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है। शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल कहाँ पर स्थित है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। 26 नंबर प्रश्न में यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है हिमाचल प्रदेश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई। 24 अक्टूबर 1945, या आपका ऑप्शन नंबर बी सी डी, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों का जो भी ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन 27 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर काफी सारे लोगों ने सही बताया है। कपिल कुमार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप सभी लोग जवाब देते हो। चलिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मधुबनी चित्रकारी किस राज्य शैली से संबंधित है। बताइए, मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है, किस राज्य की शैली है, ये किससे संबंध रखती है, झारखंड से या बिहार से या उत्तर प्रदेश से या उत्तराखंड से। ध्यान से देखिए, मधुबनी चित्रकारी जो है ये ये किस राज्य की शैली है। ड्रीम, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। अजीब, तो यहाँ पर देखिए काफी सारे लोगों ने जवाब देने का प्रयास किया है। ऋतिक वर्मा, ठीक है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे लोगों ने 28 नंबर प्रश्न में जो है ऑप्शन नंबर बी को बताया है बिहार। जितने भी लोगों ने बिहार बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मधुबनी चित्रकारी जो है बिहार की शैली से संबंध रखती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है। थायराइड ग्रंथि या पेनियल ग्रंथ या आपका हाइपोथैलेमस या आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों कौन सी ग्रंथ शरीर का तापमान जो है नियत रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न में यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के तापमान को नियत रखती है, ठीक है, कंट्रोल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ज्यादा मखाना, शिवा सोनी, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। देखिए काफी सारे लोगों ने यहाँ पर जवाब देना स्टार्ट कर दिया है। राज यादव, अंजलि शर्मा, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है, तो यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जाइलम द्वारा, ठीक है। जाइलम यहाँ पर आपका जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। हाँ, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ। नजर, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके पास, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। देखिए यहाँ पर दीपक प्रजापति जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो क्या ये ऑप्शन नंबर ए सही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है किस्मत है उनका, वो लोग सही है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, छत्तीसगढ़, या सी ऑप्शन आपका बिहार या राजस्थान। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। रीमा गुप्ता, अंजलि शर्मा, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत सिंह। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है उत्तर प्रदेश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से ईमेल आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते आदि जैसी व्यक्तिगत सूचना जो है क्या कहलाती है। आर्थिक अपराध या फिशिंग या आपका साइबर जासूसी या स्पैम।
तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है फिशिंग, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, धोखाधड़ी के उद्देश्य से ईमेल आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते आदि जैसी व्यक्तिगत जो सूचना है इसको पूछना क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो यहाँ पर किसी भी राज्य का राज्यपाल या मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय का कोई भी न्याय मूर्ति या आपका उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन बन सकता है। तो यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य जो न्यायमूर्ति है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जीएसटी के कितने प्रकार हैं, बताइए सभी लोग। जीएसटी के कितने प्रकार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीएसटी के 3 प्रकार हैं। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है 3 प्रकार, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के कितने प्रकार हैं, तो जीएसटी के 3 प्रकार हैं। आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा क्या है, देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की अनुपस्थिति, या ऑप्शन नंबर बी सी डी। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग बताते हुए चलिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। राज पांडे, ठीक है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। कपिल कुमार, राज यादव, ठीक है, रिया शुक्ला, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऋतिक वर्मा, हरीश त्रिपाठी, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों 36 नंबर प्रश्न में जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है, देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की अनुपस्थिति, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के मध्य है, बताइए दोस्तों। तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के मध्य है, भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और भूटान। तो 37 नंबर प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है, भारत और बांग्लादेश, तीस्ता जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य है, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्वस्थ व्यस्त मस्ती, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, सोनभद्र या आपका लखनऊ या बलिया या ललितपुर। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, एफए। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी लोगों ने 38 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सोनभद्र। यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, एफवी सोनभद्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ब्रो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की ये जो क्लास है आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आप सभी को आज की ये क्लास अच्छी लगी हुई है तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग इससे जुड़ सकें। और जितने भी लोग अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।